डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, थ्योरीज मौजूद हैं बेसिकली। तो पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी ऐसे ही हुआ। तो सबसे पहले डाल्टन भाई साहब आए, है ना। इन्होंने क्या बोला, ये तो कन्नड़ भाई साहब पहले ही बोल चुके थे, लेकिन ठीक है, अब इनको सबसे पहला ऑफिशियली माना जाता है। इसके पहले भी कोई होगा तो ठीक है, पर एक, और ये तो 19th सेंचुरी की बात है, मतलब 1800 समथिंग, कन्नड़ भाई साहब के, महर्षि कन्नड़ के 2000 साल बाद डाल्टन ने वो दिए। आप सोचो, आप अपन लोगों ने 2000 साल पहले थ्योरी दे दी थी भैया, एटम नाम की कोई चीज होती है, मैटर उससे बना होता है। सोच के देखो, इट वॉज द लेवल लेवल, है ना। तो तक्षशिला और ये पहले के एमआईटी थे। तक्षशिला वॉज एमआईटी, नालंदा वॉज स्टैनफोर्ड। बाहर बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए वहां पर। तो अब हमें तो भाई, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो सब बात करें, पूरी जो थ्योरी डेवलप हुई है वो यहाँ से ऑफिशियली हम इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसमें। पर हम यार हमारे नोट्स में लिखेंगे तो सही। तो यार सबसे पहले देखो, हम हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो साइंटिस्ट है, सबसे पहले हम उनको रेस्पेक्ट तो देंगे इसी, ठीक है, कोई पूछेगा नहीं तुमसे भाई। तो सबसे पहले इनके उसमें अपन, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, देखो मैं तुमको विकीपीडिया पेज बताता हूँ इनका, तुम्हें वो एक्चुअली में रिकॉग्नाइज होता है उसमें। देखो पूरा इनका विकीपीडिया पेज है ना, यहीं से फोटो लिया मैंने, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने पूरा ये जो लाइफ टाइम में जो बताया, है ना, पूरे ऐसे ये वैशाश वैशाशिका सूत्रास, तो जो ये सारे ये ना सूत्र में लिख देते थे सारे के सारे। ये सूत्र मतलब दोहे जैसे होते हैं वो, उसमें दो दो चार चार पांच पांच लाइंस में पूरी एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। तो ये पूरी किताब ही है इनकी एक तरह से, ये है ना। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो, विकीपीडिया भी जो है ना, क्योंकि प्रूफ नहीं है, तो भाई ये इनके आइडियाज के नाम से देता है इसको, ये थ्योरी नहीं बताता, आइडिया, ठीक है ना। तो भाई फिजिक्स इज सेंट्रल टू कन्नर्स असर्शन दैट ऑल इज नोएबल इज बेस्ड ऑन मोशन। उस टाइम पर फिजिक्स में इतना डेवलपमेंट हो गया था, सेकंड बीसी में। ये न्यूटन और ये सब तो 1600 1700 एडी में आए हैं, ये बीसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु, ठीक है ना। तो भाई पोजेस द परमाणु इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। तो भाई परमाणु जो वर्ड है वो यहां से आया है वो। तो अपन सबसे पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। और तो इनडिविजिबल मतलब जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। थ्योरी ऐसे डेवलप हुई है, आज हम बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, पर इन लोगों के पास तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था यार। कोई माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कोई ऐसे और इतनी फैसिलिटीज, इतनी पुरानी थ्योरीज थोड़ी अवेलेबल थी। दे वर द पायनियर्स, फर्स्ट लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसा भी डेवलपमेंट करा, ठीक है। चलिए, अब जो 19 सेंचुरी में डाल्टन भाई साहब ने, अब इसमें देखो, अभी एनसीईआरटी में यहां से शुरुआत होती है। ये हमारी एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन है मॉडर्न फिजिक्स का। एनसीईआरटी में पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रखा है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अपन पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि पहले एटम आएगा। यार मुझे एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही समझ में नहीं आता भाई साहब। पहले दूध आता है कि पहले गाय आती है? पहले तो गाय आएगी ना भाई साहब। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनसीईआरटी पढ़ाती है एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालो, और बाद में पढ़ाती है व्हाट इज एन एटम। सोच के देखो यार, मतलब मुझे शर्म आती है। अरे भाई साहब, ये तो लॉजिकल सीक्वेंस है ना, पहले ये तो बता दो कि एटम क्या है, फिर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना। एनीवे, तो अपन पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो मेरे हिसाब से वो ज्यादा लॉजिकल सीक्वेंस है। पढ़ने में इंडिपेंडेंटली कुछ भी पढ़ सकते हो, पर पहले तो एटम पढ़ेंगे ना। तो ये एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में है ये सारी चीजें। तो भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, और नीट के लिए हमें क्रैक तो नीट करना है। नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें वो खुद से नहीं पढ़नी है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं बता दूंगा कौन कौन से लाइंस तुम्हें पढ़नी, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये पहली बार दुनिया के सामने ऑफिशियली डाल्टन ने रखा था, क्योंकि महर्षि कन्नद की थ्योरी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं थी, है ना, उस टाइम तक। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम अकर इन केमिकल रिएक्शन। तो डाल्टन ने बोला कि यार एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो फर्दर, एटम बस रीअरेंज हो जाते हैं, इधर से उठ के उधर हो जाता है, उधर से हट के उधर हो जाता है, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब,
ठीक है। फिर सेम एलिमेंट के एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आ चुका था तब तक, पीरियोडिक टेबल भी आ चुकी थी काफी कुछ। तो सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है उसके एटम सेम होते हैं, उसमें तुम भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होता है उसके एटम पहले एटम से अलग अलग होते हैं। मतलब हमको पता है कार्बन का एटम और हीलियम का एटम अलग अलग होगा, पर सारे हीलियम के एटम सेम होंगे, सारे कार्बन के एटम सेम होंगे। समझ गए? ये इन्होंने बोला। सर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? देखो हमें रियलाइज नहीं होता इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। यार सोच के देखो, क्या हम इंसानों के लिए बोल सकते हैं यार इंसान सारे सेम ही हैं? मतलब एक सेम प्रजाति तो है ना। लेकिन हम इंसानों के लिए सेम बोल सकते हैं क्या कि सारे इंसान सेम दिखेंगे, सेम वेट के होंगे, सेम बालों का कलर होगा, एग्जैक्ट सेम होगा? नहीं। सारे बंदर सेम होंगे, सारे शेर सेम होंगे। हाँ शेर और बंदर अलग अलग होंगे ठीक है, लेकिन सारे शेर सेम, सारे बंदर सेम, सारे इंसान सेम, सारे गधे सेम? नहीं। तो ये बड़ी बात थी, ये बड़ी बात थी कि यार सारे एटम एक एलिमेंट के सेम होंगे, है ना। नई बात थी ये। अच्छा यार गजब, नेचर ने कितनी कंसिस्टेंसी से, कितने परफेक्शन के साथ में बताया है कि एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम से कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है ना। तो ये बात डाल्टन ने थ्योरी बनाई थी ऐसी एक, है ना, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस। समझ गए? चाहो तो इसको फटाफट से नोट कर लो, है ना, नोट्स कंप्लीशन के लिए नोट कर लो। बाय चांस सवाल आ जाए, वैसे तो मोस्टली सवाल बोर मॉडल में से ही आते हैं 99%। लेकिन एनसीईआरटी में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को 2 पेजेस डेडिकेटेड है, इसलिए हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ढंग से पढ़ेंगे, है ना। और डाल्टन और थॉमसन की बात भी करी हुई है इंट्रोडक्शन में, इसलिए इसको जस्ट नोट कर लो क्विकली कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। एटम हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते, भैया गेहूं की तरह एटम उगा दिया हमने, मतलब नहीं वो गलत एग्जांपल हो गया। मतलब लैब में एटम को क्रिएट नहीं कर सकते हम इनके हिसाब से, और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते कि यार उसको मार तोड़ के इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया, न्यूट्रॉन अलग कर लिया, ये नहीं कर सकते इनके हिसाब से। अब तो कर सकते हैं। तो ये तो पहली थ्योरी थी ना कि बस हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, पूरा का पूरा एटम उठा के इधर डाल सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ब्यूटी है। देखो इन किसी को हम कम नहीं आंक रहे, डाल्टन भाई साहब ने कोई कम काम नहीं करा है, नो डाउट। पहली बार ये बात बताना बड़ी बात है भाई साहब, बड़ी बात है। समझ रहे हो? आज कोई तुमको ये बता दे कि तुम गायब होके यहां से बैठ के 1 सेकंड में सीधे अमेरिका जा सकते हो, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। ये उतनी बड़ी बात थी पहले ये, क्योंकि पहली बार बताई गई थी सारी बातें, है ना, पहली बार रहस्य खोले गए थे एटम के ऑफिशियली, है ना। ठीक है, तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली द रीअरेंजमेंट। केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का एक साथ आ सकते हैं, पर कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये था कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के एक एटम नहीं बना सकते हो। कार्बन का कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन रहेगा, और वो दोनों मिलके जो जो भी करेंगे ठीक है, पर कोई नया एटम नहीं बन सकता है। कार्बन ऑक्साइड का नया एटम बन गया, वो तो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इनके हिसाब से कोई ऐसा नया एटम नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात सबको। तो डाल्टन भाई साहब ने बेसिक बेसिक चीज बता दी। इन्होंने कुछ नहीं बताया इस बारे में इनका ड्रॉबैक क्या था। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि एटम अंदर से कैसा होता है, मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं क्या। इन्होंने उसकी कोई बात नहीं करी, इनसाइड चार्जेस की कोई बात नहीं करी डाल्टन ने। डाल्टन ने सिर्फ बताया एटम एक सिंगल एंटिटी है भाई साहब, जो कि डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, क्रिएट नहीं हो सकती, और सबसे छोटी है, इससे छोटा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये तो एक बॉल मान लो, एक बॉल मान लो, उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, उससे छोटी बॉल तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। बस ये दुनिया में जितनी सारी बॉल हैं, ये कार्बन की बॉलें, ऑक्सीजन की बॉलें, हाइड्रोजन की बॉलें, हीलियम की बॉलें, बॉल्स मतलब ये बस केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे के पास साथ साथ शिफ्ट होती रहती। ठीक है, चलिए फिर हमारे सामने आया जे जे थॉमसन भाई साहब का मॉडल। अब जे जे थॉमसन भाई साहब ने डाल्टन की थ्योरी के बाद अपनी थ्योरी दी। ये वही महाराज है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है, जे जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है। तो अब जे जे थॉमसन, अब देखो साइंस का डेवलपमेंट होता रहा, पहले एक आदमी ने बेसिक मॉडल दे दिया, अब इन्होंने थोड़ी अंदर की बातें ही बताई, और यार इन्होंने इन्होंने इनकी थ्योरी, इनका मॉडल क्या कहता था, तो लोग एटम का मॉडल बना रहे थे, क्योंकि देख तो कोई सकता नहीं था एक्चुअली एटम को।
क्या यार अंदर से क्या है, न्यूक्लियस देख लिया मैंने, हाँ भाई दिख गया, चलो ये तो यहाँ पर, अभी नहीं, जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन और इसके बेसिस पे कुछ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही। तो इन्होंने एक नया मॉडल प्रपोज किया कि भाई इनका मॉडल क्या था, देखो इनका मॉडल ऐसा था, तरबूज, वाटरमेलन। इन्होंने क्या बोला, एटम भाई साहब एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, जैसे तरबूज होता है एकदम गोल मटोल तरबूज, ठीक है ना। भाई तुमने सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर समझ में आता है अपने को। होलो स्फेयर जैसे तुम्हारा दिमाग, ठीक है ना, होलो स्फेयर समझते हैं अपन, सर समझ में आ गया। सॉलिड स्फेयर मतलब इधर, ठीक है बिल्कुल। सर इतनी बेइज्जती तो आज तक ही नहीं है हमारी। समझ में आ गया पूरा। चलिए, तो थॉमसन भाई साहब ने क्या मॉडल दिया कि एक एटम एक सॉलिड स्फेयर होता है ना, जैसे तरबूज होता है, तरबूज, वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज भरा होता है अंदर से, है ना, तो या फिर पुडिंग, पुडिंग बनता है क्रिसमस वगैरह पे, मतलब हम पुडिंग, मुझे भी मैंने कभी खाया नहीं है, देखो पुडिंग, ये खाया होगा पता नहीं, मफिन अलग होता है, पुडिंग अलग होता है, तो ये स्फेरिकल पुडिंग मानो एक, है ना, लड्डू बेसिक लड्डू, अरे लड्डू बेसिक एग्जाम है, लड्डू लड्डू लड्डू, यस, तो एटम इज अ लड्डू, बेसन का लड्डू, है ना, आटे का लड्डू, जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स बादाम किशमिश की तरह से घुसे हुए हैं अंदर। तो तरबूज है एटम। तो थॉमसन ने देखो पहली बार एटम का डिस्क्रिप्शन दिया, डाल्टन ने तो ये बता दिया एटम एक ऐसी चीज है जो कि फर्दर टूट नहीं सकती है। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, सेम एलिमेंट के सेम होंगे, अलग अलग के अलग अलग होंगे, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंज करेंगे, ठीक है भाई साहब। थॉमसन ने अंदर की बात बताई, मॉडल प्रपोज किया, चाहे गलत था वो, लेकिन पहला प्रपोजल तो दिया कि भाई साहब ये पूरा तरबूज है, पॉजिटिवली चार्ज तरबूज है, पॉजिटिवली चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, मतलब तरबूज पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अंदर में इसके जो बीज होते हैं, सीड्स, बीज, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह से लगे हुए हैं। तो लड्डू में जो पूरा बेसन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो उसमें किशमिश है, दाख है, मतलब रेजिन्स या बादाम, जो भी उसके अंदर तुमने डाल रखा है, जैसे गोंद के लड्डू होते हैं, गोंद, इसके अंदर बीज, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो थॉमसन भाई साहब ने बताया कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, वो वैसे बेंजामिन ने बताया था टू टाइप्स ऑफ चार्ज, सबसे पहले तो इन्होंने उसको यूज करा कि यार एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, कॉर्प्यूसल्स, कॉर्प्यूसल्स बोलते थे थॉमसन भाई साहब उनको, कॉर्प्यूसल्स। तो इनका मॉडल समझ में आया कि पूरा तरबूज का जो पूरा रेड पार्ट है, बेसिकली रेड पार्ट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर में ये जो ब्लैक ब्लैक सीड्स है नेगेटिव चार्ज है। तो थॉमसन भाई साहब का, जे जे थॉमसन का जो मॉडल था वो ऐसा था कि पूरा स्फेयर ये पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें नेगेटिव चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई थॉमसन भाई साहब ने क्या प्रपोज किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब ऐसे घुसे हुए हैं, ठीक है। द मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है ना, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो कि गलत है, लेकिन पहला मॉडल समझ रहे हैं अपन, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एम्बेडेड है, मूव नहीं कर रहे हैं, घुसे हुए हैं यहाँ पर, दबे हुए हैं यहाँ पर, जैसे पुडिंग में दाख, लड्डू में दाख घुसे रहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, क्योंकि तब तक ये पता पड़ गया था कि एटम न्यूट्रल होता है, तब तक ये पता पड़ गया था कि एटम न्यूट्रल होता है। तो जो भी थ्योरी प्रपोज करनी थी ना, समझ रहे हो, अब मैंने तुमको बता दिया एटम न्यूट्रल हो रहा है, तुम थ्योरी बनाओ, तो तुम्हें थ्योरी से ही तो प्रूव करना ही पड़ेगा, तुम्हारी थ्योरी प्रूव करनी चाहिए बेसिक्स, कि भाई जैसे नीट एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है, वैसे किसी भी थ्योरी को सक्सेसफुल प्रूव होने के लिए जो उसके पहले के सारे ऑब्जर्वेशन हैं उनको राइट प्रूव करना जरूरी है। तो भाई थॉमसन भाई साहब ने बोला जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और ऐसे ही एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है, मतलब एटम को टूट नहीं जाता, एटम एग्जिस्ट करता है, स्टेबली एग्जिस्ट करता है। तो भाई यहां इस तरह से एटम स्टेबली एग्जिस्ट कर रहा है, समझ गए, ये थॉमसन भाई साहब ने बोला, राइट, ठीक है। तो भाई
और थॉमसन मॉडल को बोला जाता था प्लम पुडिंग। एनसीईआरटी बोलती है वाटरमेलन मॉडल। और कुछ किताबें नेट पे एनसीईआरटी में एक चीज और लिखी है, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग वही होता है मैदे का एक वो लड्डू जैसा बनता है, उसके अंदर में दाख डालते हैं, दाख ग्रेप से जो बनते हैं ना, दाख रेजिन्स, वो डालते हैं, तो रेजिन केक मॉडल। तो तुम केक के अंदर में अगर रेजिन्स डालो, पर केक को स्फेरिकल रखना, वो थॉमसन भाई साहब का मॉडल था। समझ में आई बात सबको? नोट कर लो, किसी को कुछ डाउट हो तो हैंड रेस करके पूछ लो। हैंड रेस कर देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, किसी को कुछ डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। फील आई थोड़ी बहुत, मतलब कैसे डेवलपमेंट हुआ साइंस का। देखो हम सिर्फ रट नहीं रहे हैं, पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाल्टन भाई साहब ने अंदर की तो कोई बात नहीं बताई, बाहर बाहर से बता दिया कि ठीक है भाई साहब ये। थॉमसन भाई साहब पहली बार अंदर घुसे, अच्छा अंदर से ऐसा हो सकता है, देखा तो नहीं था, लेकिन जो जो भी फैक्ट्स अवेलेबल थे सबको इन्होंने प्रूव कर दिया, सबको इन्होंने प्रूव कर दिया। प्रूफ नहीं मतलब इनके मॉडल से सारी चीजें सही होती हुई दिख रही थी। समझ गए? ठीक है, नोट कर लिया। जे जे थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। तो क्या है, कभी नीट में गलती से क्वेश्चन आ जाए, वैसे चांस बहुत कम है, पर अगर इनको नॉलेज वाला इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना हो ना, तो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछेंगे फिर ये कि रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने क्या किया। चांसेस बहुत कम है, आएगा तो वॉर में से ही मेनली, लेकिन हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे तरबूज में पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भाई इसने बोला कि पूरा एटम का मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। रदरफोर्ड भाई साहब ने जे जे थॉमसन के मॉडल को चैलेंज किया था फिर, क्योंकि उनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। विजुलाइज करेंगे उसको अपन पूरा। एक बच्चा पूछा सर ईयर भी पूछेगा क्या बेटा? आजकल यार ईयर वियर के क्वेश्चन तो बहुत टाइम से नहीं आए, तो बहुत कम चांस है। नीट आजकल हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब ईयर बता दो, तो मेरे साथ तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे 1904 में आया था ये, लगभग 1904 में आया था ये मॉडल थॉमसन का, और डाल्टन भाई साहब का 20 साल 30 साल पहले आया था, 1800 समथिंग में। ठीक है, चलिए लिख लिया। अब देखो अब क्या हुआ, अब रदरफोर्ड भाई साहब आए, है ना। ऐसे थ्योरीज, जैसे सबसे पहले हमारी सुहानी जी का लॉ आया था, थ्योरी आई थी कि भाई 6 बॉल होंगी, नहीं 6 बॉल तो इशू का था, कि भाई 6 बॉल होंगी। सुहानी जी का आया था चौका ऐसे बढ़ेगा, फिर नया ऑब्जर्वेशन आया तो अमेंडमेंट करना पड़ा थ्योरी में। वैसे ही क्या है, थॉमसन, ये रदरफोर्ड भाई साहब ने, अब देखो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है इसका, एक आपने देखी एनसीईआरटी, मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी देखी कि डायग्राम बना हुआ है उसमें, अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, वो स्कैटर हो रहे हैं। अब उसका विजुअलाइजेशन देखो, देखो तुम लोग, अब ये असली फिजिक्स की फील आएगी, किलर विजुअलाइजेशन। तो क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप करा, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, गोल्ड शीट ली, और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली, है ना, बताऊंगा इससे क्या हुआ, और ये अल्फा पार्टिकल फेंक दिए, और ऐसे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो गई। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, देखो मजा आएगा। इस वीडियो को वापस से देखते हैं, पहले समझने के बाद वापस देखते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लिया। सर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन, हर हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के पास। तो यार रदरफोर्ड ने क्या किया, थॉमसन का मॉडल मान लिया, यार थॉमसन का मॉडल मान लिया कि भाई साहब आ, आ, कि भाई एटम पूरा यूनिफॉर्मली मास होता है उसके अंदर में, ठीक है। अब उसने कहा मैं एटम को, एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल्स भेजता हूं, भेजता हूं, ठीक है ना, मैं एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल भेजता हूं। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो, मान लो, मान लो
ये एक बॉल है तुम्हारे पास में, तरबूज है, तरबूज है ना, एक्चुअल तरबूज ही ले लो तुम, वाटरमेलन। तरबूज में पॉजिटिव चार्ज है अंदर और नेगेटिव चार्ज के बीज हैं। अब मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज, चलो तुम खुद इमेजिन करो, अभी देखना तुम खुद अभी समझ पाओगे कि इससे थॉमसन का मॉडल फेल कैसे हो गया। मान लो एक तरबूज है और तुम्हारे पास में टेबल टेनिस की बॉल है, बॉल, टेबल टेनिस की बॉल देखिए, छोटी छोटी सी बॉल्स आती है ना टेबल टेनिस की। बड़ा सारा तरबूज है मान लो, बहुत बड़ा तरबूज है तुम्हारे सामने, और तुम उसके ऊपर, उस तरबूज के ऊपर, ये मान लो यहाँ पर ये तरबूज पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, और तुम उसके ऊपर बॉल फेंक रहे हो, पिंग पोंग बॉल्स, टेबल टेनिस बॉल्स, है ना। तो क्या होगा, मोस्टली बॉल्स तुम्हारी तरफ टकरा के वापस आएंगी, कोई तरबूज से टकरा के यूं जाएगी, कोई यूं जाएगी, कोई यूं जाएगी, क्यों जाएगी। तुम 100 बॉल्स फेंकोगे तो लगभग लगभग 95 बॉल्स या 99 बॉल्स टकरा के इधर उधर जाएंगी, यस और नो। रदरफोर्ड ने भी सेम एक्सपेक्ट किया था कि यार मैं पिंग पोंग बॉल्स फेंक रहा हूं, तो वो जो टकरा के या रिपेल होके, मान लो अगर पिंग पोंग बॉल्स पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव से रिपेल होके 100 में से 98 99 बॉल्स तो इधर उधर जानी चाहिए। लेकिन लेकिन रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या देखा, भाई साहब अगर मैं 100 बॉल फेंक रहा हूं तो 99 बॉल्स सीधी की सीधी क्रॉस कर रही हैं। ऐसा कैसे हो गया यार, तरबूज अंदर से भरा हुआ है तो बॉल टकरा के इधर तो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर हमने 100 बॉल फेंकी, जैसे तुम्हारा दिमाग है मान लो, किसी ने तुम्हारा दिमाग ला के रख दिया और बॉल फेंकी उसमें से, अगर अंदर से भरा हुआ होता तो 98 बॉल रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। पर क्या देखा कि 100 कंसेप्ट जो सर पढ़ा रहे हैं, 99 ऊपर से जा रहे हैं, सीधे पास हो रहे हैं। मतलब थॉमसन ने जो बोला था अंदर से भरा हुआ है वो गलत मॉडल है, एटम अंदर से खाली निकला। सोचो, घर वालों को पता पड़ जाए तुम्हारा दिमाग अंदर से खाली है, जायदाद से बेदखल करते हैं आज के आज। अब चलो इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा, ठीक है चलो। फील आई। तो रदरफोर्ड ने देखो, अब वापस से वीडियो देखते देखो, अब विजुलाइज करना। तो ये अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम भेजी इसने, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी को बनाने के लिए बनाया, बाकी ये डायग्राम थोड़ा सा के सारे टकरा के वापस आ जाते। अबे योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, लो बताओ भाई। एनीवे, देखो अब वापस से देखना। तो क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, एक गोल्ड शीट ली जिसमें बहुत सारे तरबूज है, और एक स्क्रीन ले ली। स्क्रीन क्यों ली, ताकि पता पड़ जाए कि अल्फा पार्टिकल्स जो है ना, जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ जाता ना, तो स्किंटिलेशन, स्किंटिलेशन बोलते हैं, चमकती थी चीज, चमक। अल्फा पार्टिकल जैसे टकराता था यहाँ पर एक चमक का स्पॉट हो जाता था, एक चमकदार स्पॉट हो जाता था यहाँ पर, चमक आ जाती थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई रदरफोर्ड ने क्या वो देखा कि यार मोस्टली तो सीधे सीधे पास हो गए, और उसका नंबर भी अपने पास में है। पता है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 99.9%, मतलब 1000 में से 999 अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, सिर्फ एक डिफ्लेक्ट हुआ। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से एक, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नाम था। गोल्ड की शीट ली, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करी, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, पीछे जो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी इस पे ऑब्जर्व किया। तो रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99.9% वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, है ना। बस कुछ ही, अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड, जैसे देखो कुछ यूं गए तो कुछ थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए बस, है ना। तो अब तुम बताओ, अब तुम सोचो तुम रदरफोर्ड हो, पर क्या बात है, इज्जत इतनी, ठीक है। अब तुमने एक्सपेरिमेंट किया, अब तुम क्या डिवाइस कर रहे हो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इससे, इस एक्सपेरिमेंट से तुमने क्या खोज करी, एक नई बताओ, क्या खोज करी तुमने नई। जब 99.9
अलग एकदम सीधे निकल गए, तो तुम लोगों ने क्या खोज करी बताओ? थॉमसन के मॉडल में क्या गलती थी? थॉमसन का मॉडल था कि पूरा भरा हुआ है। अब तुम लोगों ने क्या डिस्कवरी करी, कौन बताएगा? मान लो तुम रदरफोर्ड हो, तुमने ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट देखा कि यार बहुत बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हुए हैं। बताओ फटाफट से, क्या ऑब्जर्वेशन करी तुमने? कौन बताएगा? हैंड्स अप करो। वेरी गुड। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हमने ये ऑब्जर्व किया उससे कि अ, उसके वो जो स्फीयर है उसके अंदर काफी खाली स्पेसेस हैं। मतलब वो शाबाश। पूरा का पूरा नहीं भरा हुआ है, उसमें कुछ तो है बट स्टिल कुछ स्पेसेस है जिसके वजह से वो पास आउट हो रहा है स्ट्रेट। हाँ, तो मोस्टली जगह खाली है एटम में मतलब। हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन। अभी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था, हाँ सर। और कुछ पार्टिकल हजार में से एक ऐसे वापस लौट के आ गया, ऐसे मतलब, या दूर गया सेंटर के उससे। तो हाँ, सेंटर पे जो चीज है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी कि नेगेटिवली चार्ज होगी बताओ? पॉजिटिवली चार्ज। शाबाश, कैसे हिसाब लगाया आपने ये? क्योंकि सर वो वापस ऐसे मतलब रिपेल होके जा रही है तो इसका मतलब तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। एग्जैक्टली exactly, बहुत ही बढ़िया। और रदरफोर्ड भाई साहब ने भी ऐसे ही एकदम सोच के बताया था, एग्जैक्टली सेम, कि यार ये रिपेल हो रहा है, तो अंदर जो बैठा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है। और 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 अब आपने टेबल टेनिस की बॉल फेंकी, है ना? टेबल टेनिस की बॉल फेंकी, एक चीज और, कि टेबल टेनिस की बॉल आपने फेंकी, अब वो वापस आ गई, वो जो न्यूक्लियस था वो नहीं भागा, मतलब उसमें जो मास है वो काफी, मतलब डिसेंट इनफ मास है उसमें भी। ये भी एक ऑब्जर्वेशन आई, हाई कंसंट्रेशन है मास का अंदर एटम में, है ना? हाँ सर, इसका मतलब कि वो जो न्यूक्लियस है उसका मास काफी ज्यादा रहेगा हाँ मतलब वो अच्छा, कंपेयर टू। इस हाँ मतलब वो भारी पार्टिकल है। नहीं हाँ तो सर। पिंग पोंग बॉल को अल्फा पार्टिकल तो हल्का है, हल्का ही पीछे आएगा। नहीं तो हाँ अगर ये हल्का होता तो ये भाग जाता। मतलब अंदर कंसंट्रेटेड मास है, शाबाश, वेरी गुड। तो बस जैसे हमारी शिवांगी जी ने बताया वैसे रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया था, बिल्कुल सेम एकदम। इट was concluded that whole of the positive charge is concentrated and space occupied by this positive charge is very small in the atom. रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने थॉमसन का जो मॉडल था कि नहीं मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको गलत प्रूव किया, और ये बताया कि सेंटर में कोई तो बैठा है तगड़ा कंसंट्रेटेड मास का पॉजिटिव वाली चीज, और वो न्यूक्लियस बोला गया। इसलिए रदरफोर्ड को, ये मैंने एनसीईआरटी से लाइन ली है पढ़ के पूरी आज, एनसीईआरटी पढ़ी मैंने सबसे पहले यार, इंपॉर्टेंट लाइन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो अपन नोट्स में भी लिखेंगे। तो रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए बोला जाता है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो ये हेडिंग लिख लो, ये डायग्राम बना लो ऐसा, है ना? और अच्छा रुको, पहले एक चीज और, एक चीज और। अब अब कौन बताएगा दूसरा ऑब्जर्वेशन? चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो अब दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब रदरफोर्ड भाई साहब को एक चीज पता थी कि एटम न्यूट्रल होता यस सर। है ना? तो हमारी सुहानी का शिवांगी जी ने तो बता दिया कि भाई न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, अब एटम यस सर। न्यूट्रल है। तो अब आप हिसाब लगाओ, और मोस्टली एटम की जगह खाली है, तो भाई नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा अब? सर जो न्यूक्लियस है उसके आसपास। उसके आसपास, बिल्कुल सही, है ना? वो जो 99% जो स्पेस है, 99.9% जो स्पेस है खाली, उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। यस सर।
उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, चलिए Yes, sir. अब एक समस्या और आई भाई साहब, वो उनको इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। अब ध्यान सुनो, देखो कैसे रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कवर हुआ पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो भाई इन्होंने इनके हिसाब से कहा कि भाई साहब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और नेगेटिव चार्ज दूर दूर फैला हुआ है। लोगों ने फिर एक चीज और पूछी, यार रदरफोर्ड एक चीज बता भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वेरी गुड, आपका अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने बता दिया। गोल्ड फॉइल, फॉइल मतलब वो शीट होती है, एक शीट है ना। तो भाई आपने ये बता दिया कि 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था इस नंबर पे, बहुत पहले जेईई मेन में भी आ गया था एक बार, कि कितने सीधे चल जाते हैं लगभग लगभग। तो उसमें जैसे 80%, 50%, 10%, और एक था 99.9%। तो 99.9% सीधे निकल जाते हैं। तो लोगों ने बोला ठीक है चलो, न्यूक्लियस बीच में आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब लोगों ने दूसरा सवाल पूछना चालू कर दिया, यार तो भाई तू ये बता कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? नेगेटिव तो अट्रैक्ट होकर अंदर घुस जाना चाहिए। यस भाई, हम भी मान लो रदरफोर्ड के पास चले गए, यार तुम्हारा मॉडल सही है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर दिया, न्यूक्लियस छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, पर इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होकर आ जाना चाहिए। रदरफोर्ड ने कहा यार सही बात है, ये तो मॉडल में कुछ चेंज, मतलब मॉडल में एक कुछ चीज है सोचनी पड़ेगी, नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो चिपक जाते, फिर न्यूक्लियस तो सारा न्यूट्रल हो जाता। अगर यहीं पर ही सारे इलेक्ट्रॉन चिपक गए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन भी आ गए तो न्यूट्रल हो जाएगा वापस से, तो न्यूक्लियस ही, तो फिर तो मॉडल ही अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट ही प्रूव नहीं हो पाएगा, ये तो फिर थॉमसन ही मॉडल हो जाएगा एक तरह से। तो फिर लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं, स्टेशनरी के नॉन स्टेशनरी है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे सूरज, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो रुके हुए नहीं हैं, दे आर मूविंग मूविंग। जैसे प्लैनेटरी मोशन होता है, प्लैनेट्स का मोशन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो फिर लोगों ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब लोगों को रदरफोर्ड ने यही बोला कि जैसे सन अर्थ को खींच रहा है पर अर्थ कभी भी सन से चिपक नहीं रही, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 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 इसलिए इलेक्ट्रॉन चिपक नहीं रहा है। तो प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं रदरफोर्ड का, कि इलेक्ट्रॉन अब नया कॉन्सेप्ट आया दुनिया में। पहले था इलेक्ट्रॉन्स तो रुके हुए हैं थॉमसन के हिसाब से, रदरफोर्ड ने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। पहली बार दुनिया के सामने कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग 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 मूविंग। समझ गए? ठीक है, चलो नोट कर लो अब ये रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और ये डायग्राम बना लो। फील आ रही है? थोड़ा हम हिस्ट्री में भी गए हैं कि यार कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ। ठीक है, चलिए, है ना। तो भाई रदरफोर्ड ने बोला ठीक है कि सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे कि यार जब ये ऐसा घूम रहा होता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो घुमाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो हाँ, दो चीजें लिख लो, ये पूछे जा चुके हैं सवाल। तो रदरफोर्ड ने एस्टिमेट दिया था जो कि सही था, और हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियस की साइज का ऑर्डर होता है ना, जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होता है। तो न्यूक्लियस 10⁻⁻15 साइज होती है इसकी, है ना। न्यूक्लियस के साइज, न्यूक्लियस की जो ये डायमीटर का ऑर्डर है बेसिकली, तो न्यूक्लियस की जो साइज है या रेडियस का ऑर्डर है, रेडियस का मान लो, रेडियस डायमीटर एक ही बात है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, आप तो ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻15 ये याद रखना न्यूक्लियस की साइज। ये आ चुका है सवाल इस साल जेईई मेन में भी, ये सवाल आया है। सर आप जेईई मेन का एग्जांपल क्यों ले रहे हो? क्योंकि जेईई मेन और नीट कराने वाली एजेंसी सेम है, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, और ये R = R0 A⁻⁻⁰ जब रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो वहां R0 की वैल्यू
इस ऑर्डर की होती है, ठीक है ना। तो इस नंबर को याद रखना है सबको। तो न्यूक्लियस की साइज का ऑर्डर क्या है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर। एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब जैसे 2 × 10⁻10, 10 × 10⁻10, ऐसे मतलब, है ना। तो बड़ा कौन हुआ सर, 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है, बोलो। एक गधेड़ा कह रहा है मनीष सर 10 बड़ा है। अबे 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है बावड़े? सर उल्लू बना रहे हो सर आप। सर होने में तो 15 बड़ा है, पर ये -15 है। 10⁻⁻15 छोटा है, देखो, और 10⁻⁻10 बड़ा है। 10⁻⁻10 है, -10 बड़ा कि -15 बड़ा? -10 बड़ा, मैथमेटिकल नंबर देखें तो 1,00,000 गुना। पता है पूरा एटम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कितना बड़ा है? 1,00,000 टाइम्स। समझ नहीं आया सर 1,00,000 टाइम्स कैसे हुआ है? ये डिवाइड कर लो दोनों को तुम, 10⁻5 आ जाएगा। फील आई? तो ये जो पूरा एटम है, तो इसका ऐसे समझो, अगर ये 1,00,000 मीटर का होता तो उसके अंदर न्यूक्लियस सिर्फ 1 मीटर का है। सोच के देखो तुम। फील आई? घुसे एटम के अंदर अब, राइट। चलिए, तो इस दोनों डेटा के साथ एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं अपन रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉपर्टीज, उसके ड्रॉबैक्स, और फिर वहां से बोर मॉडल उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में अपन, कि फिर बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को कैसे दूर करा, और वो अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल क्यों है एटम का। ठीक है? फील आई फिजिक्स की आज? थोड़ा थोड़ा फिजिक्स ने दीवाना बनाना चालू किया। कुछ भी चीज रटी क्या हमने? अब तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, अब तुम फटाफट से रिवाइज करो। देखो डाल्टन ने क्या बोला था भाई साहब, एटम बेसिक चीज बोली थी, एटम डिवाइड नहीं हो सकता, सेम एलिमेंट के सेम रहते हैं। अब थॉमसन भाई साहब को उसके ऊपर की बात करनी थी, तो उन्होंने गलत मॉडल दिया था, लेकिन पहला मॉडल था, ठीक है, कि पुडिंग है, तरबूज है, उसके अंदर बीज है, फिक्स है बीज वो। रदरफोर्ड भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने देखा यार ये तो बच्चों के दिमाग की तरह से, सर बेइज्जती, कोई बात नहीं, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। खाली है, अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे जा रहे 99.9%, मतलब थॉमसन ने गलत बोला। तरबूज होता तो टकरा के बाहर आते, या तरबूज तो है नहीं। समझ गए? तो रदरफोर्ड ने फिर बोला कि अच्छा न्यूक्लियस बीच में है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर फैले हुए हैं, है ना। फिर अभी कल की क्लास में रदरफोर्ड फिर बोलेंगे कि घूम रहे हैं तभी चिपक नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क लिखिए, मॉड्यूल को कैसे सॉल्व करना है अलग कॉपी में। वो मेंटरशिप का जो कोर्स है आपका, मेंटरशिप स्टार, उसमें एक वीडियो है हाउ टू सॉल्व मॉड्यूल्स इन नोटबुक, वो जरूर देख लेना। नई कॉपी बनानी है ना, पुरानी कॉपी में नहीं करना है, नई कॉपी बनानी है, फ्रेश एकदम। ठीक है, और ये है मॉड्यूल नंबर 4 में चैप्टर नंबर 5 अपना, है ना। देखो मॉड्यूल 1 to 11th के सिलेबस के हैं, मॉड्यूल 3 4 12th के सिलेबस के हैं। ठीक है ना, तो ऐसे है जैसे आपकी एनसीईआरटी की 4 किताबें हैं ना, वैसे ही फिजिक्स के मॉड्यूल की भी 4 किताबें हैं। ठीक है, तो ये 4th मॉड्यूल में है, ये पेज नंबर 57 पे। एक्सरसाइज 1 में होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 1,2। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है ना सबको? पढ़ाया नहीं है पर होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है ना, वो तो आपको पता होगा। और 4 1,2,4, ठीक है, ये आपका पहली क्लास का। और 8 भी कर लेना। या आप तो एक काम करो, रुको, आप तो पढ़े हुए हो पहले से। 1 2 4 6 7 8 9, ये कर लेना। अच्छा, अब एक करेक्शन है मॉड्यूल में, एक करेक्शन में आज करा रहा हूं, छोटा सा, अपन एकदम छोटी छोटी चीज में भी करेक्शन करते हैं, और एक
नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो जान करके आज नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए गिवन है, एटम इज हॉलो। उसको लिखना है एटम इज मोस्टली हॉलो। मोस्टली वर्ड ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जिन जिनके पास में मॉड्यूल है वो मॉड्यूल साथ में लेके बैठा करो क्लास में अब, ठीक है। और उसमें मार्क कर लो ए ऑप्शन में, प्रिंटिंग में मोस्टली आया नहीं, एटम इज मोस्टली हॉलो, ठीक है। चलिए ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, तो रिवाइज करके आना इसको, ठीक है।